हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF मालूम करें 135 और 225 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। जैसे कि हम लोगों ने इसे पहले भी सॉल्व किया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम लोगों ने HCF इससे पहले भी निकाला है। तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे फिर से A और B फर्स्ट हम लोगों को निकालना है। सो A जो कि B से बड़ा होना चाहिए। सो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 135 या 225? 225। सो 225 take it as A and 135 take it as B. So इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? A यानी 225 को 135 से डिवाइड करना है। सो इसको डिवाइड करने के बाद एज अ 135 वन जा 135, रिमाइंडर शेषफल 90। सो शेषफल 90, 135, क्वोशंट 1 एंड 225। सो इसे हम लोग फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्वरूप में लिखेंगे। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है क्या बच्चों? नहीं। सो हम लोगों को इसे फिर से सॉल्व करना है जब तक कि लास्ट आंसर या फिर रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आ जाता। फिर से हम लोग इसे 135 को एज अ भाजक लेंगे 135, और जो कि रिमाइंडर शेषफल था उससे हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। सो 135 अभी हो गया भाज्य और शेषफल जो कि हो गया भाजक। सो 90 1 जा 90, रिमाइंडर शेषफल 45। सो अगेन उससे समीकरण के रूप में लिखिए। सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये हो गया नेक्स्ट समीकरण, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। तो इसे हम लोगों को फिर से सॉल्व करना है, जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। 45 रिमाइंडर है, 90 जो कि यहाँ पे भाजक है। अभी इसे हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर से 90 को हम लोग रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करेंगे। सो 45 2 जा, सो 45 2 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 1 90। सो 45 2 जा 90। सो 90 माइनस 90 0। सो शेषफल जो कि 0 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे समीकरण समाप्त होता है। सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अभी यहाँ पे जब शेषफल 0 आया है तब यहाँ पे कौन सा नंबर है? 45। मतलब 45 नंबर 135 और 225 का HCF है। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38220 का हम लोगों को HCF फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। सो इसमें से फिर से बड़ा नंबर कौन सा है? 38220। छोटा नंबर 198, 196। सो हमें फिर से यहाँ पे 38220 को 196 से डिवाइड करना है। सो जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तब हम लोगों को आंसर मिलता है 195। सो यहाँ पे शेषफल जो कि 0 आ रहा है। सो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में 195 क्वेश्चन आने के बाद आंसर 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब इस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आने के बाद समीकरण समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 3q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।
फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, r जो कि b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा और 0 भी हो सकता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से बड़ा या फिर 0 यानी 0 to 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे हम लोग 5 तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 6 क्यूब प्लस 5 दिया है। सो मतलब लास्ट रिमाइंडर हम लोगों को क्या लेना है? 5। सो नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 क्यूब कैसे आया? जब अगर हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 हर समीकरण में पुट करते हैं और r की वैल्यू अगर हर टाइम चेंज हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में है 0, अगर r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब। r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 कैसे आया? r की वैल्यू 3 पुट करके। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, r इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, r इज इक्वल टू 5। सो बहुत इजी है ना? बहुत इजी है। सो मार्कर तिथेच राहिला मार्कर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वास्तविक संख्याएं चैप्टर से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। अभी ये कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय मतलब क्या? जो हम लोगों ने बचपन से आज तक सीखा है कि हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं टिल प्राइम नंबर, मतलब जब तक प्राइम नंबर नहीं आता तब तक हम लोग उसे डिवाइड करेंगे, उसे बोलेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। गुणनखंडन वृक्ष ये क्या है? तो ये हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 2 अगर यहाँ पे 6 नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है तो मतलब इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, देन 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 अगेन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, देन फिर से यहाँ पे फिर से हम लोग 54 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो है 7। सो इसे हम लोग अभी कोई और नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम लोग 27 को डिवाइड कर सकते हैं? 3। सो 3 3 9 जा 27। नेक्स्ट 9 को अभी हम लोग फिर से डिवाइड कर सकते हैं 3 से। सो 3 3 जा 9। सो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे हर एक नंबर के लिए जो डिवीजन फॉर्म लिखा है उसे बोलेंगे हम लोग गुणनखंडन वृक्ष। सो इसी गुणनखंडन वृक्ष को अगर हम लोग एक लाइन में लिखेंगे सो उसे हम लोग बोलेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय।
2 इंटू 108, उसके बाद 2 जो कि फिर से लिखना होता है, फिर से हम लोगों ने उसे 2 से डिवाइड किया था, 2 5 एंड 2 4, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 7 14, then 2 into 2 into 2 into 3 9 2 into 2 into 2 into 3 3 3 9. सो इसे हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम लोगों को उसे तब तक डिवाइड करना है जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते. प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम मतलब जो जिस नंबर को हम लोग उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं. कोई और नंबर नहीं होता जिससे हम लोग उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों भी प्राइम नंबर है, इसके बाद हम लोग इसे डिवाइड नहीं कर सकते. सो ये डिवीजन यहाँ पे खत्म हो गया. और ये जो हम लोगों ने पद्धति की है, जैसे एक वृक्ष की तरह हम लोगों ने इसे लिखा है, तो इसे बोलेंगे गुणनखंड वृक्ष. उदाहरण 5. लास्ट क्लास में हम लोगों ने उदाहरण 4 तक सॉल्व किए थे. तो अभी उदाहरण 5. संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है. जांच कीजिए कि ये क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर प्राप्त होता है. 4n मतलब 4, अगर हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 4 और रेस टू n मतलब n, ये जो नंबर हम लोग 1 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं. मतलब क्या कि 4 to the power 1 is equal to 4. 4 to the power 2 means 4 into 4 16. सो यहाँ पे n क्यों लिया है? मतलब हम लोग n 1 से लेके कोई भी नंबर ले सकते हैं. सो 4n उनका क्या कहना है कि 4n ये कोई एक शून्य पर प्राप्त हो सकता है कि नहीं, वो हमें अभी यहाँ पे देखना है. 4n यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी. क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 या 5 होता है तो वही नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होता है. तो अगर उनका कहना है कि लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए. सो 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य 5 आनी चाहिए. यह संभव नहीं है क्योंकि 4n यानी 2n 2n यानी 2n मतलब हम इसे 4n ऐसे लिख सकते हैं. सो 4n इज इक्वल टू 2n है. इसी कारण 4n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है. यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू पावर 1 2 3 या फिर कोई भी पावर लेती हूँ तो उसके गुणनखंडन में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे 4n अंक शून्य पर प्राप्त नहीं हो सकता. जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले स्लाइड में देखा था कि 4n के गुणनखंडन में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए वो उसका गुणनखंडन नहीं हो सकता. अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह मालूम कराती है कि 4n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंडन नहीं है. इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी. नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM मालूम करें. सबसे पहले HCF मतलब क्या? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे छोटी घात का गुणनफल. अभी ये क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. LCM
अभाज्य गुणनखंडन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। नेक्स्ट 6 को हम लोगों को 6 को गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखना है। सो 6 को हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। 2 3 जा 6। इसके बाद 6 डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 3 जा 6। 2 को भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है और 3 को भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ये यहीं पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट नंबर 20। सो 2 10 जा 20। नेक्स्ट इसे फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 2 इंटू 2 5 जा 10। इसके आगे हम लोग इसे डिवाइड नहीं कर सकते। सो HCF ऑफ 6 एंड 20। HCF मीन्स व्हाट? जो कि हम लोगों ने इसे पहले लिखा था वो मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सो HCF मतलब क्या? जो भी यहाँ पे कॉमन नंबर है, यहाँ पे कॉमन नंबर कौन से है? 2। और कोई कॉमन नंबर दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। सो यहाँ पे जो भी कॉमन नंबर है उसे हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसे बोलेंगे HCF। सो यहाँ पे HCF कितना है? 2। यानी HCF ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट LCM। सो LCM कैसे निकालेंगे? LCM इज इक्वल टू जो भी कॉमन नंबर नहीं है यानी बचे हुए नंबर, मतलब 3 2 एंड 5, उसे हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। 3 2 एंड 5। एंड जो नंबर कॉमन है उसे सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। सो LCM इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 2, 3 2 जा 6 एंड 0। So LCM is 60. Next, HCF of AB multiplied by LCM of AB is equal to A into B. ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम लोगों को यहाँ पे करना है। सो हम लोग करके देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। सो HCF of AB कितना है? 2। HCF of AB is 2 into LCM of AB 60 is equal to A into B। A क्या है? 6। B क्या है? 20। So 6 2 जा 12 and 0। यहाँ पे 6 2 जा 12 and 0, यानी दोनों साइड यहाँ पे सेम आ रहे हैं, LHF एंड RHF। सो इसीलिए HCF of AB मल्टीप्लाई बाय HCM of AB इज इक्वल टू A इंटू B, ये सिद्ध होता है। सो इसके बाद जब भी हम लोग किसी 2 नंबर के लिए, और ये ध्यान दीजिए कि ये हमेशा सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होता है, यानी अगर हम लोगों को किसी भी 2 नंबर का HCF और 2 नंबर का LCM निकालना है तो ही ये समीकरण वहां पे लागू होगा। HCF of AB इंटू LCM of AB इज इक्वल टू A इंटू B, सिर्फ 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM मालूम करें। 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 404 2 इंटू 2 इंटू 101। 101 को हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट HCF मतलब क्या? जो भी कॉमन नंबर्स है वो आएंगे HCF में। तो यहाँ पे 96 और 404 के गुणनखंडन में कॉमन नंबर कौन से है? 2। सो 2 कॉमन नंबर के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक बार लिखना है। नेक्स्ट अगेन 2। सो इंटू 2। इसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नंबर नहीं है, मतलब HCF कितना हो गया? 4। नेक्स्ट LCM of AB is equal to A into B divided by HCF of AB।
सो ये कहाँ से आया? इससे पहले हम लोगों ने जो इससे पहले वाला उदाहरण किया था तब क्या था? LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B. ओके, सो यहां पे एलसीएम निकालने के लिए ये HCF उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B डिवाइड बाय HCF ऑफ AB. So LCM of AB is equal to A into B. A into B 96 into 404 divided by 4 is equal to 9696. यहाँ पे हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 0 1 मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 9696. सो यहीं पे हम लोगों को एलसीएम का फॉर्मूला पुट करके हम लोगों को एलसीएम यहाँ पे मिल गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल 8. 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM मालूम करें. 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो HCF, अब यहाँ पे HCF कौन सा होगा? जो भी कॉमन नंबर्स है. 2 2 2, so 1 time 2, again 3 3 3. So HCF is 2 3s are 6. LCM of 6, 72 and 120, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. अभी ये नंबर कैसे आए? यहाँ पे जो भी कॉमन नंबर है 1 1 1 यानी 2 for 3 times, so write that 2 for 1 time, 3 3 3, so for that 3 again write for 1 time, then remaining numbers. So which कौन से नंबर यहाँ पे रिमेनिंग है? 2 2 2 2 and 5 और 1 3. सो 2 2 के लिए एक 2, 2 2 के लिए एक 2 इंटू 3 इंटू 5. अगर मैं यहीं पे लिखती हूँ LCM इज इक्वल टू 2 2 के लिए एक 2, अगेन 2 2 1 2 इंटू 3 into 5 and common numbers 2 into 3. So this is your LCM. LCM is equal to 360. So next is, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था कि HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B. लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होता है. यहाँ पे अगर हम लोग यही सेम इक्वेशन करेंगे, LCM of 6, 72 and 120 into LCM HCF of
this again. 72, 6 and 120 is equal to 6 into 72 into 120, but this is not equal to. Not equal to 6 into 72 into 120. So therefore यहाँ पे 3 नंबर के लिए ये सेम इक्वेशन लागू नहीं होता. So this is wrong. So बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने गुणनखंडन कैसे करना है, गुणन वृक्ष कैसे बनाना है, और उससे हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, वो अब हम लोगों ने आज पढ़ा. थैंक यू.